हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसा रहा आज का वीकली टेस्ट? क्या मजे आए क्वेश्चन देखने के बाद? क्योंकि आज के वीकली टेस्ट में आप सभी ने देखे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से 50 क्वेश्चन, जो काफी मजेदार क्वेश्चंस थे और थोड़े ट्रिकी भी थे। अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से लॉजिक लगाया होगा तो आपको आंसर आया होगा। चलिए थोड़ा सा कंफर्म करिएगा आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा। शुरू करें और हम देखते हैं ये 50 क्वेश्चंस और उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, कहां पे हमें थोड़ा क्या कॉन्सेप्ट लगाना था। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हमारा पहला इस सेशन में आता है दैट इज सिंपली पहला क्वेश्चन देखिए यहां पे क्या था, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। जब आप न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ते हैं तो वहां पे दो चीजें आती हैं, ईपीएसपी और आईपीएसपी की बात किया जाता है। और ईपीएसपी यानी एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जहां पे हमने देखा था कि अगर सोडियम आयन रिलीज होता है, जहां पे डीपोलराइजेशन होता है, वो ईपीएसपी में आता है। सोडियम आयन फॉलोड बाय द कैल्शियम आयन, जहां हमें प्लेटिव फेज देखने को मिलेगा, एंड फॉलोड बाय द पोटेशियम आयन की बात करते हैं। वेल जब आईपीएसपी की बात करते हैं, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, तो वहां पे हम क्लोराइड आयन के कंडक्टेंस यानी हाइपरपोलराइजेशन के बारे में बात करते हैं। करेक्ट है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या था, इंक्रीज इन परमिबिलिटी टू कटायन सोडियम और कैल्शियम इनफ्लक्स कॉजेज डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय द पोटेशियम इनफ्लक्स। हाँ, सोडियम आयन आएगा तो डीपोलराइजेशन होगा, देन कैल्शियम आयन आएगा, प्लेटिव फेज बनाएगा, फॉलोड बाय द कैल्शियम आयन आएगा, पोटेशियम आयन आएगा। करेक्ट, हमारा यहां पे पूरा एक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। पहला पॉइंट सही है। द आयनिक मूवमेंट आर पैसिव एज द फ्लो इज डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हाँ, यहां पे कोई अलग से पाथ नहीं लगता है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मीडिएटेड होता है, तो ये भी इस बात सही जाएगी। एक्सोनल क्लोराइड आयन कंडक्टेंस इज लोअर देन द एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन। अब अगर क्लोराइड आयन की बात आएगी तो आईपीएसपी आएगा, यानी ये पॉइंट गलत हो जाएगा। पी क्यू सही मिलेगा। ऑप्शंस देखो, बोथ पी एंड क्यू इज करेक्ट। कितना प्यारा क्वेश्चन था, क्योंकि आपका यहां पे सिंपली सोडियम आयन, जहां पे डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय द पोटेशियम फॉलोड बाय द पोटेशियम, आपको ये देखने को मिलेगा। ये चीज याद आ रही है ना आप सभी को? डीपोलराइजेशन के बाद हमारी ये चीजें चलेंगी, थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, यही नहीं, एक और ईपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा आपके डाउट को क्लियर करने के लिए। ईपीएसपी इंक्रीज परमिबिलिटी ऑफ कैटायन एंड कॉजेज द डीपोलराइजेशन। बात सही जा रही है। ईपीएसपी इंक्रीजेस परमिबिलिटी ऑफ एनायन, तो एनायन होगा तो डीपोलराइजेशन नहीं, हाइपरपोलराइजेशन होगा तो बात गलत हो गई। ईपीएसपी कॉजेज डीपोलराइजेशन, ईपीएसपी कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन नहीं, एनायन में हाइपरपोलराइजेशन यानी आईपीएसपी को न्योता देना होगा। तो यहां पे पी और आर सही है। बाकी अगर हम बात करेंगे क्यू एस इनकरेक्ट है। क्या आपने सभी ने बी आंसर लगाया था क्या? ये सिंपल आंसर आपको मिला था क्या? क्योंकि ईपीएसपी और आईपीएसपी की कहानी, ईपीएसपी डीपोलराइजेशन, आईपीएसपी हाइपरपोलराइजेशन। कितना टफ आपको ये समझ में आने, मतलब समझने में लगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग रिसेप्टर एंड देयर एगोनिस्ट। बहुत सिंपल, क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट। M1 रिसेप्टर सेलेक्टिव एगोनिस्ट, किसी को ओटीपी याद आ रहा है क्या? जहां पे हमने बोला था क्या, हमारा ऑक्सीट्रिमोरिन एंड ट्रिमोरिन M1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं। टेलेंजेपिन पायरेंजेपिन M1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होते हैं। M2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट की बात करेंगे, हमारा यहां पे मिथाकोलिन याद आएगा। अब जरा देखना, M1 की बात आई तो क्या ऑक्सीट्रिमोरिन मिला क्या ओटीपी से? M2 की बात करोगे, मिथाकोलिन आपको देखने को मिलेगा क्या? M2 प्रेजेंट ऑन द हार्ट, हार्ट यानी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम यानी मिथाकोलिन। M3 बेथनिकोल, जो थोड़ा सा हमारा सेलेक्टिव जाता है, ब्लैडर पे काम करता है, बेथनिकोल आता है, बेथनिकोल दैट इज द ब्लैडर। और NN तो निकोटिन की तो बात ही क्या कहना। तो आपने यहां पे P for 3, Q for 4,
P3Q4R2S1C आंसर आप सभी ने सिंपली निकाल दिया होगा, क्योंकि अगर यहां पे याद होगा ओटीपी के बारे में बात किया था, ऑक्सीट्रिमोरिन, पायरेनजेपिन, टेलेंजेपिन, ओटीपी, यहां पे एमएमटी के बारे में बात किया था, मिथाकोलिन, मिथोक्ट्रामिन, ट्राइपेट्रामिन, और यहां पे बीडीएस की बात किया था, बेथनिकोल M3 रिसेप्टर एगोनिस्ट, डेरिफेनासिन, सेलिफेनासिन हमारी एंटागोनिस्ट। तो ओटीपी, एमएमटी और बीडीएस से सिंपल चीजें याद करनी थी। मस्कैरेनिक रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर कॉजिंग। अच्छा, मस्कैरेनिक रिसेप्टर क्या कॉज करते हैं, जरा याद करिएगा। मस्कैरेनिक रिसेप्टर जीपीसीआर होते हैं, ये हमारे ऑड और इवन की कहानी में आते हैं। ऑड यानी M1, M3, M5 की बात करते हैं, GQ प्रोटीन मीडिएटेड होते हैं जो फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं और कैल्शियम बढ़ा के कॉन्ट्रैक्शन करते हैं IP3DAG पाथवे से। वाइल इवन की बात करोगे जहां पे हम बात करेंगे M2 रिसेप्टर और M4 रिसेप्टर, जहां पे बात आती है GI प्रोटीन मीडिएटेड आते हैं, यानी CMP कंसेंट्रेशन को घटाएंगे। सिंपल है। अब देखो, इनएक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, हमने बोला एक्टिवेशन, तो क्या ये गलत है? एक्टिवेशन ऑफ द एडिनाइल साइक्लेज नहीं, एक्टिवेशन नहीं, इनहिबिशन करेंगे, तो क्या ये गलत है? एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज सी, हां बिल्कुल बात सही है, फॉस्फोलाइपेज सी का एक्टिवेशन होगा, केवल सी आंसर सही है, क्योंकि ऑड नंबर में हम IP3DAG पाथवे यानी फॉस्फोलाइपेज सी यानी GQ प्रोटीन की बात करते हैं। कुछ करना ही नहीं था इनके बारे में, सिंपल चीजें हैं, ये बार बार हमने समझी हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अबाउट द कोलिनर्जिक ड्रग। अब कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बात चल रही है। एसिटाइल कोलिन कॉज्ड वैसोडाइलेशन बाय द नाइट्रिक ऑक्साइड, हमने बात किया था। हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम मेनली नॉट इन्वॉल्व्ड इनटू द ब्लड वेसल्स, दे मेनली प्रेजेंट इनटू द स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट इज कैपिलरी, जहां पे हमने EDRF और नाइट्रिक ऑक्साइड से रिलेटेड वैसोडाइलेशन देखा है। दे प्रोड्यूस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन की बात है तो बात गलत है। रिलैक्स द डेट्रूजर मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, हमने बात किया था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में डेट्रूजर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और यूरिन का आउटपुट होता है, जहां पे हमने यूरिनेशन देखा था। P सही है, QR इनकरेक्ट है। क्या आपने B आंसर लगाया? क्या P इज करेक्ट, QR इज रिमेनिंग 2 आवर्स इनकरेक्ट? कितना टफ था, सिंपल चीजें तो थी, बस सभी पढ़ा है, बस अप्लाई करना। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, पढ़ा आपने सब है, जब तक आप पढ़ी हुई चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे, फार्माकोलॉजी कभी भी आंसर नहीं देगी। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनोमाइमेटिक एजेंट। अब क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो याद आता है, 2 टाइप से होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग मींस व्हिच एक्ट डायरेक्टली ऑन द मस्कैरेनिक एंड निकोटिनिक रिसेप्टर। इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करते हैं जहां पे हम बात करते हैं बाय द इनहिबिशन ऑफ द कोलिनेस्टेरेज, यानी हमारे एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस को इनहिबिट करते हैं। ऑप्शंस देखें, बाइंडिंग टू एंड एक्टिवेशन ऑफ द ये तो डायरेक्ट एक्टिंग की बात है। इनहिबिशन ऑफ द हाइड्रोलिसिस ऑफ द एंडोजिनस एसिटाइल कोलिन, इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात है। स्टिमुलेशन ऑफ द एक्शन ऑफ द एसिटाइल कोलिन स्टेरेज, स्टिमुलेशन नहीं भैया, इनहिबिशन करना है। रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन, ऐसा बिल्कुल भी रिलीज करने वाली तो हमने कोई ड्रग पढ़ा ही नहीं है कोलिनर्जिक सिस्टम में, तो आंसर आपका बी आपने तुरंत लगाया होगा, इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमने समझा बहुत प्यार से था, करेक्ट। डायरेक्ट याद है ना, जहां पे आपका पेपर मैं दे दूं डायरेक्ट है, और नहीं मैं आपको पढ़ा के आपकी तैयारी करा के आपका जीपैट क्वालिफाई कराऊं, वो इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात है। Which of the following is quaternary ammonium compound used in ganglionic competitive blocker? हमने पढ़ा है ganglionic blocker। गैंग्लियोनिक ब्लॉकर में हमने 3 क्लासेस देखी थी, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, एमीन डेरिवेटिव, और हमने यहां पे बात किया था। अब क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड की बात थी तो शायद हमने हेक्सामेथोनियम देखा था। मिकाइलामिन की बात करेंगे, पेम्पिडीन की बात करेंगे, ये दोनों हमारे एमीन क्लास की ड्रग आएंगी। आपसे पूछा गया था कौन सा क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड, जरा देखिएगा, क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड हेक्सामेथोनियम एंड पेंटोलिनियम, जबकि मिकामाइलामिन एंड पेम्पिडीन हमारी एमीन है, और मोनोसल्फोनियम कंपाउंड में ट्राइमिथोफैन हमारी ड्रग आती है। मिथो यानी सल्फर, थो सल्फर आएगा। चलिए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द नियोस्टिग्मिन इन माइस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जहां पे हमारे एनएन रिसेप्टर का
क्या होने लग जाता है, डाउन रेगुलेशन होने लग जाता है। माइस्थेनिया ग्रेविस में नियोस्टिग्मिन क्या करती है, हमारे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइल कोलिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है और हमें वहां पे माइस्थेनिया ग्रेविस में इंप्रूवमेंट आता है। और हमने ये भी बात किया था कि नियोस्टिग्मिन हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग होती है, तो ये हमारी ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करती है, तो ये मेनली अगर हम बात करेंगे हमारे एनएम रिसेप्टर पे ज्यादा काम करती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और माइस्थेनिया ग्रेविस को इंप्रूव करती है। ऑप्शन देखें, स्लोइंग द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द नर्व एंडिंग, बात सही जा रही है। ब्रेकडाउन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन, नहीं 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 नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ द एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन में तो कोई काम ही नहीं है। ए आंसर था एसिटाइल कोलिन के बारे में, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की डिजीज है, तो कुछ सोचना ही नहीं था। जब माइस्थेनिया ग्रेविस की बात करोगे एनएम रिसेप्टर की बात याद आएगी। ड्रग मैस्ड करेक्टली, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, आपसे यहां पे बात की जा रही है किससे रिलेटेड, यहां पे हमारी ड्रग जो एंटी मतलब ग्लाउकोमा यूज होती हैं। अच्छा, ग्लाउकोमा में क्या होता है जरा याद करेंगे। ग्लाउकोमा की कंडीशन होती है कि जहां पे हमारा एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाता है या एक्सक्रीशन घट जाता है, उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर बढ़ता है, जो इंट्राऑक्यूलर टेंशन यानी इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मोर देन 21 mmHg कर देता है, जो हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज करने के लिए भी चांसेस बढ़ सकते हैं। अब हम यहां पे क्या करेंगे, प्रोडक्शन घटाएंगे, एक्सक्रीशन बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन घटाने के लिए हम यहां पे ड्रग लेते हैं कौन सी, अल्फा बाइंडर, बीटा ब्लॉकर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आर बैड, यानी जो हमारी अल्फा 2 एगोनिस्ट हैं वो हमारी यहां पे प्रोडक्शन घटाएंगी। बीटा ब्लॉकर, अच्छा अल्फा बाइंडर में एप्राक्लोनिडिन और ब्रिमोनिडिन, करेक्ट। बीटा ब्लॉकर की बात करोगे, जहां टिमोलॉल की बात मेनली हमने किया था, बीटा ब्लॉकर हमारा प्रोडक्शन घटाती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रोडक्शन घटाती है। और जब हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो दो पाथवे याद आते हैं, ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो एंड यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो। ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो में हमारी दो ड्रग करती हैं, एक हमारी माइटोटिक एजेंट और एक अल्फा 2 एगोनिस्ट में हमने पढ़ा था यहां पे कौन सी, हमारा यहां पे एपिनेफ्रिन की डेरिवेटिव डिपिवेफ्रिन आ जाती है, पढ़ा है। माइटोटिक में पिलोकार्पिन आती है जी, पिलोकार्पिन एंड फाइसोस्टिग्मिन, और यूएस स्क्लेरल आउटफ्लो में लेटेनोप्रोस, बिमेटोप्रोस। पूरा क्लासिफिकेशन तुरंत दिमाग में आया। अब जरा देखो, टिमोलॉल इंक्रीज यूएस स्क्लेरल आउटफ्लो, टिमोलॉल यूएस स्क्लेरल आउटफ्लो को कब से बढ़ाने लगा भाई, प्रोडक्शन घटाता है। पिलोकार्पिन इंक्रीजेस ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो, हाँ पिलोकार्पिन माइटोटिक एजेंट है जो हमारा ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। लेटेनोप्रोस डिक्रीजेस प्रोडक्शन, नहीं प्रोडक्शन पे नहीं काम करता, यूएस स्क्लेरल आउटफ्लो के थ्रू आउटफ्लो बढ़ाता है। ब्रिमोनिडिन इंक्रीजेस ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो, नहीं प्रोडक्शन घटाता है, तो ये भी गलत है। आंसर आपको यहां पे सिर्फ बी मिलेगा। अगर आप ये क्लासिफिकेशन याद किए कि बीटा ब्लॉकर हमारी अल्फा 2 एगोनिस्ट और कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन सिक्रीशन को घटाती हैं, आउटफ्लो बढ़ाने वाली ट्रेबेक्युलर और हमारी एक्वस हमारी यूएस स्क्लेरल आउटफ्लो पे काम करने वाली ड्रग माइटोटिक में पिलोकार्पिन और फाइसोस्टिग्मिन, हमारा ये कई बार पूछा भी गया है, ये हमारी ट्रेबेक्युलर आउटफ्लो। Which of the following is the rate limiting step in the synthesis of कैटीकोलएमीन? जब कैटीकोलएमीन यानी एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, डोपामिन की सिंथेसिस की बात करते हैं, तो सबसे पहली स्टेप जहां पे हमने बात किया था कि टायरोसिन से कन्वर्ट होके बनता है एल डोपा इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, दैट स्टेप इज कॉल्ड एज द रेट लिमिटिंग स्टेप। और एंजाइम टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज रेट लिमिटिंग एंजाइम कहलाता है। मी टायरोसिन वो ड्रग होती है जो इस रेट लिमिटिंग एंजाइम को इनहिबिट करती है। सारी चीजें याद है, बिल्कुल उन्हीं को करेक्ट करिए जरा, देखिए क्या है। कन्वर्जन ऑफ डोपा टू डोपामिन बाय डोपा डिकार्बोक्सिलेज, नहीं भैया। कन्वर्जन ऑफ टायरोसिन टू एल डोपा इन प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, यही तो हमारी रेट लिमिटिंग स्टेप है। कन्वर्जन ऑफ डोपा टू कन्वर्जन ऑफ नॉरएड्रेनालिन टू एड्रेनालिन, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बातें हैं। आपकी बी आंसर यहां पे आ गया। जब आप सिंपली कैटीकोलएमीन के सिंथेसिस पढ़ते हो तो यही हमारी रेट लिमिटिंग स्टेप होती है, जो हमने क्लियर कट यहां पे समझा था, टायरोसिन से कन्वर्ट होके एल डोपा बनता है। ड्रग दैट एक्ट ऑन द D1, D2, बीटा 1 एंड नॉट ऑन द बीटा 2 रिसेप्टर। अब यहां पे मेरे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, कैसे? उनको क्या दिखेगा
कि यहां डोपामिन के 2 रिसेप्टर हैं और बीटा 1 का 1 रिसेप्टर है, और बीटा 1 पे हमारी डोब्यूटामिन काम करती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। डोब्यूटामिन डोपामिन डेरिवेटिव है, ये भी सही बात है, लेकिन अगली लाइन भी आप याद करिएगा, हमने क्लास में बात किया है, डोब्यूटामिन इज dopamine derivative but do not have any action on the D1 and D2 receptor। तो यानी डोब्यूटामिन तो हटा दीजिए क्योंकि D1 D2 पे काम नहीं करेंगी। करेक्ट। डोपामिन हाँ ये D1 D2 और बीटा 1 तीनों पे करेंगी। अब आप बोलोगे सर नॉर एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन हमारी अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 पे काम करती है, डोपामिन पे नहीं करती है। फिनाइलेफ्रिन की बात करोगे तो केवल हमारी ये अल्फा 1 पे काम करती है, इसका कोई भी रिलेशन बीटा 1 पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर यहां पे डोपामिन होगा। एड्रेनालिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, नॉर एड्रेनालिन अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 इस पे काम करती है मेनली। आइसोप्रेनालिन हमारी बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 पे, फिनाइलेफ्रिन अल्फा 1 पे काम करती है, डोपामिन D1 D2 बीटा 1 अल्फा 1 आएगा। हो जाएगा, मिलेगा आंसर। नेक्स्ट, रिसेप्टर एंड देयर सेलेक्टिव एगोनिस्ट। बड़े प्यार से देखिएगा, बीटा 1 अभी हमने बात किया, सेलेक्टिव एगोनिस्ट डोब्यूटामिन, नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। जरा ऑप्शंस देखिएगा, क्या टी दिखा क्या, यानी आपके ये दोनों के होने के चांसेस हैं, इन्हीं पे चलना आगे। बीटा 2 की बात करोगे, सेलेक्टिव एगोनिस्ट हमारे सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, सैलमेट्रॉल, फॉर्मेट्रॉल, कोई ऐसा दिखा क्या जी, टर्ब्यूटालिन दिखा, एस चला, बढ़िया। नेक्स्ट, बीटा 3 की बात करेंगे, मीरा बैकग्राउंड के बारे में बात किया, आ रहा है। अल्फा 1 हमने फिनाइलेफ्रिन की बात किया, तो क्या आपको ये आंसर दिख गया क्या, क्योंकि अल्फा 2 क्लोनिडिन तो है ही है। मैच कर लीजिए, कितना दिक्कत है जी, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी रिसेप्टर और उनके सेलेक्टिव एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, एएनएस में इनसे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लीज इनको लाइटली मत लीजिएगा। नेक्स्ट, फॉलोइंग एक्शन आर मीडिएटेड बाय द अल्फा 2 एक्टिवेशन एक्सेप्ट। अब एक मिनट, जरा अल्फा 1 अल्फा 2 के बारे में बात करो। अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर। पहले ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पहले ये तो कंफर्म कर लेना, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है यानी ऑटो रिसेप्टर है, यानी जीआई प्रोटीन मीडिएटेड है, यानी इनहिबिटरी नेचर होगा, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के रिलीज को इनहिबिट करता है। इतनी बात याद आ गई। प्लस हमने अल्फा 2 में ऑल्सो बात किया था, प्लेटलेट एग्रीगेशन कराता है, ये भी हमें याद आ रहा होगा। ऑप्शन जरा देखिए, प्लेटलेट एग्रीगेशन करेगा, आपसे एक्सेप्ट पूछा है, ये मत भूल जाना। प्रेजेंट ऑन द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, क्या ये बात बन रही है क्या, पोस्ट सिनेप्टिक पे रहेगी। प्रेजेंट ऑन प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर, हाँ ये बात ठीक है, पोस्ट पे नहीं प्री पे आएगी। याद है, ये है हमारी एड्रेनर्जिक न्यूरॉन और अल्फा 2 यहां होता है, जबकि जो रिसेप्टर अल्फा 1 यहां होगा ये होगा पोस्ट सिनेप्टिक और ये कहलाएगा प्री सिनेप्टिक। स्टिमुलेशन ऑफ लाइपोलिसिस, ये काम बीटा 3 रिसेप्टर का है, एडिपोज टिश्यू पे प्रेजेंट होकर लाइपोलिसिस कराना, ये गलत है। इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसमीटर रिलीज, हाँ क्योंकि हमने बात किया था ये हमारा क्या होता है, लेजी रिसेप्टर होता है, और जो लेजी रिसेप्टर होते हैं वो न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन के रिलीज को इनहिबिट करते हैं। आपसे एक्सेप्ट पूछा गया था तो लाइपोलिसिस वाला एक्सेप्शन आएगा, वही हमें देना था। प्री सिनेप्टिक प्रेजेंट है, बिल्कुल बात ठीक है, यानी रिलीज को इनहिबिट करेगा। इंसुलिन रिलीज पे भी थोड़ा सा काम करेगा, इंसुलिन रिलीज के इनहिबिट करता है कौन सा, अल्फा 2 रिसेप्टर। प्लेटलेट एग्रीगेशन पे काम करेगा, ये बातें तो बनती हैं। Which beta blocker is used to terminate paroxysmal supraventricular tachycardia? अब आप थोड़ा कंफ्यूज जरूर हो सकते हो यहां पे कि सर कौन सी, लेकिन जरा एक चीज अगर आपको थोड़ा सा मेरी बातें याद आ रही हो, सुनो जरा ध्यान से देखना, क्या बात हो रही है, paroxysmal supraventricular tachycardia यानी PSVT। वैसे अगर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस चल के आप अरिथमिया में देखोगे ना तो आपको ड्रग मिलेगी एडिनोसिन, लेकिन जो सेकंड लाइन ड्रग आती है PSVT की वो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर या कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। अब आप इसमें जरा देखना और बताना मुझे कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर कौन कौन सी ड्रग होती हैं। हमने पढ़ा होगा EMBA यानी इस्मोलॉल, मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, एटेनोलॉल, एसिब्यूटोलॉल, यही तो हमारी ड्रग आती हैं। अब जरा अगर आप इनकी बात करके चलिएगा तो क्या आपको इस्मोलॉल नहीं मिल रहा है,
प्रोप्रानोलॉल नॉन सेलेक्टिव नोडालॉल, नॉन सेलेक्टिव कार्वेडिलॉल हमारा ये क्या है, बीटा ब्लॉकर विद द एडिशनल अल्फा 1 ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी कॉजेज द वेसोडाइलेशन, जो हमारी CL यानी कार्वेडिलॉल है, लेबेटालॉल में मिलता है। आपसे PSVT की ड्रग ऑफ चॉइस पूछी गई है, एस्मोलॉल लगाना था और कुछ नहीं करना था। पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन एंड फ्लटर की बात करेंगे, अरिथमिया में यूज होगा, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव में हाइपरटेंशन में भी यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट, सभी सही है, कौन सा नहीं, जरा ये देखना। अल्फा 1 वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, क्या याद है, अल्फा 1 इज द GQ प्रोटीन मीडिएटेड प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल्स, हां वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगी। चल आगे बढ़ो। अल्फा 2 रिड्यूस सिक्रीटरी एक्टिविटी ऑफ सीलरी एपिथेलियम, अब जरा ध्यान से देखना। अल्फा 2 एगोनिस्ट की बात करेंगे तो हमारा अभी हमने पढ़ा था जब हमने ग्लाउकोमा की बात किया था, अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज हो रही थी जो हमारी क्या कर रही थी, सिक्रीटरी यानी एक्वस ह्यूमर के सिक्रीशन को एपिथेलियम से इनहिबिट कर रही थी, रिड्यूस कर रही थी, सही जा रहे हो। ऑगमेंटेशन ऑफ द यूएस्क्लेरल आउटफ्लो, जरा याद करना, यूएस्क्लेरल आउटफ्लो में कोई भी बीटा 1 का रोल था क्या, नहीं, केवल किसका का था, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का था, तो ये तो बात गलत बन रही है। बीटा 2 इनहैंस्ड सिक्रीटरी एक्टिविटी, हां बिल्कुल बात ठीक है। अब देखो जो एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन की बात है वहां पे अल्फा 2 घटाती है और बीटा हमारा 2 जो है वो बढ़ाती है एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को। इसीलिए जब हम ड्रग की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, अल्फा बाइंडर यानी अल्फा एगोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर यानी बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं प्रोडक्शन को घटाने के लिए। तो 1 2 3 1 मतलब A B D सही है। अगर यहां इनहैंस्ड की जगह सप्रेस हो गया होता तो गलत हो गया होता, क्योंकि बीटा ब्लॉकर का काम है सप्रेशन करना, इसीलिए बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं। बीटा 1 सी आंसर हमारा गलत है, क्योंकि यूएसक्लेरल आउटफ्लो पे हमारे कोई भी सिंपैथेटिक का रिसेप्टर का कोई रोल नहीं है। जरा सिंपल कर लीजिएगा। Which of the following is true for the alpha blocker except, अल्फा ब्लॉकर के बारे में सारी बातें सही हैं, कौन सी नहीं। ब्लॉकेड ऑफ द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, अब अल्फा 1 ब्लॉक करोगे तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है, यानी वेसोडाइलेशन आ जाएगा। कॉजेज नेजल स्टिफनेस एंड मायोसिस, देखो अल्फा 1 का काम है माइड्रेसिस, और कौन सी, एक्टिव माइड्रेसिस, और अल्फा ब्लॉकर का काम मायोसिस होगा कि नहीं, बात तो ठीक है, नेजल स्टिफनेस कॉज करेगी, इसीलिए तो हम यहां पे अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, यहां पे हम अल्फा 1 एगोनिस्ट देते हैं नेजल स्टिफनेस के लिए। रिलैक्सेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर, अल्फा 1 है, और अल्फा ब्लॉकर का काम, देखो अल्फा 1 का काम होता है स्फिंक्टर को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखना। कोई भी हमारा स्फिंक्टर है, सपोज हम जीआईटी की बात कर रहे हैं, ये जो लास्ट मोमेंट पे हमारा प्रेजेंट है ना, यही हमारा क्या है, स्फिंक्टर है। अल्फा 1 का काम होता है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखना, और अल्फा ब्लॉकर दोगे तो ये रिलैक्सेशन हो जाएगा। टोन ऑफ स्मूथ मसल्स इन ब्लैडर ट्राइगोन स्फिंक्टर इज इंक्रीज्ड। पहली बात, ये काम अल्फा का नहीं है, ये किसका काम होता है, बीटा का काम होता है। किसका काम होता है, बीटा। जो हमारा बीटा 2 रिसेप्टर होता है वो स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है, और यहां पे क्या करता है, रिलैक्सेशन कराता है। कौन, टोन बढ़ाता नहीं है, घटाता है, क्योंकि यहां पे यूरिन रिटेंशन होता है। शेर को देखने के बाद बच्चों आप वहां पे जब भागोगे ना, उस समय यूरिनेशन के लिए नहीं रुकोगे, करेक्ट, क्योंकि वहां पे यूरिनरी ब्लैडर डायलेट हो जाता है, यूरिन रिटेन होता है। वही कहानी तो याद करनी थी, शेर वाली कहानी। चलिए बढ़िया, इस सिंपल सारे ड्रग के जो हमारे रिसेप्टर हैं उनके लोकेशन को हमने प्यार से समझा था, और खाली हमें अप्लाई करना था। चूज द करेक्ट ऑप्शंस। अल्फा 1 कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस, हाँ अभी कर रही थी ना, हमने बात किया ना, बिल्कुल करेगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन करा के माइड्रेसिस कराएगी। बीटा 2 रेनिन रिलीज फ्रॉम किडनी, हाँ बीटा 1 होगा, बीटा 2 नहीं होगा। बीटा 1 रेट, फोर्स एंड कंडक्शन, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, अरे बिल्कुल, बीटा 1 हार्ट पे प्रेजेंट होगा, रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कंडक्शन वेलोसिटी बढ़ाएगी।
अल्फा 1 इंसुलिन सिक्रीशन इनहिबिशन नहीं, अल्फा 1 नहीं करती है, ये काम अल्फा 2 का था और ये अल्बीटा 1 से था। यानी हमारे 1 और 3 ऑप्शन सही है, आपको करेक्ट बताने थे। 1 एंड 3 ऑप्शंस आपके सही आ जाएंगे। बाकी ये टेबल की स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिएगा, इसमें सारे अल्फा और बीटा फंक्शन दिया गया है। अल्फा 2 इंसुलिन सिक्रीशन इनहिबिशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सिलरी मसल्स ऑफ आइरिस, अल्फा 1 की बात करेंगे, रेनिन रिलीज बीटा 1 और एडीएच सिक्रीशन भी इनहिबिशन बीटा 1 से आता है। ओके नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्यूडोकोलिनेस्टेरेज आर ट्रू। हमने कोलिनेस्टेरेज की बात करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, ट्रू कोलिनेस्टेरेज एंड स्यूडोकोलिनेस्टेरेज। ट्रू कोलिनेस्टेरेज की बात की जाती है जहां पे हमने बोला प्रेजेंट ऑन द हमारा कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग पे, और जब स्यूडो की बात करते हैं तो नर्व एंडिंग छोड़ के ब्लड में, प्लाज्मा में स्लो हाइड्रोलिसिस कराता है। बिल्कुल, इट इज लोकेटेड ऑन द कोलिनर्जिक नर्व एंडिंग, क्योंकि स्यूडो की बात है यानी ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज की बात है तो पहला गलत है। इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड लीवर, इट हाइड्रोलाइज द एसिटाइल कोलिन स्लोली, मेन फंक्शन इज हाइड्रोलाइज इंजेस्टेड एस्टर। अरे वाह, बी सी डी सही है, ए गलत है। आपसे एक्सेप्ट पूछा गया था, ए आंसर लगाना था, सिंपल कुछ नहीं करना था, सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई चीजें हैं, थोड़ा सा उनको अप्लाई करना था। ब्यूटाइल कोलिनेस्टेरेज स्लो काम करता है, प्लाज्मा लीवर में प्रेजेंट है और इंजेस्टेड को हाइड्रोलाइज करता है। द कोलिनेस्टर रेजिस्टेंट टू बोथ ट्रू एंड स्यूडो कोलिनेस्टेरेज। याद है मैंने आपको एक टेबल पढ़ाया था जहां पे प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट समझाया था, वहां पे क्या देखा था, एसिटाइल कोलिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय बोथ ट्रू एंड स्यूडो बोथ, मेथाकोलिन मेटाबोलाइज्ड बाय ट्रू नॉट बाय द स्यूडो कोलिनेस्टेरेज। लेकिन कार्बाकोल और बेथनीकोल, these are the two cholinesterase derivative which is not metabolized by either true cholinesterase or pseudocholinesterase, so this is more resistant to the pseudocholinesterase or true cholinesterase both। ऑप्शंस देखो, मेथाकोलिन दोनों से नहीं है, बेथनीकोल हाँ दोनों की रेजिस्टेंट है, बेंजाइल कोलिन एसिटाइल कोलिन डेरिवेटिव है, मेटाबोलाइज होती है, ब्यूटाइरिल कोलिन भी होती है। आपसे पूछा गया है नॉट रेजिस्टेंट टू बोथ, आंसर क्या है, बेथनीकोल। सिंपल, ये टेबल याद है ना, कार्बाकोल एंड बेथनीकोल बोथ रेजिस्टेंट टू ट्रू एंड स्यूडो, जबकि मेथाकोलिन मेटाबोलाइज्ड बाय द ट्रू नॉट बाय द स्यूडो, एसिटाइल कोलिन मेटाबोलाइज्ड बाय बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट ऑन द फॉलोइंग एड्रिनर्जिक रिसेप्टर टाइप्स। क्या याद आ रहा है, एक स्लोगन याद है क्या, शुरू के 4 हमने क्या पढ़ा था, ए एन आई डी। हाँ जी, ANID में क्या देखा था, शुरू के 4 यानी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, एड्रेनलिन चारों पे करेगी। नॉर एड्रेनलिन शुरू के 3, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, आइसोप्रेनिलिन लास्ट के 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, डोब्यूटामिन ओनली बीटा 1। यही तो हमने पढ़ा था, आपसे नॉरएपिनेफ्रिन देखा गया है, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 लगाना था, वीक बीटा 3 होता है, ये भी कह सकते हैं, लेकिन मेनली अगर आप बात करोगे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 पे करेगा वीक बीटा 3 बट नो बीटा 2 एक्शन। करेक्ट। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग इफेक्ट। अभी तो बात किया था, प्लेटलेट एग्रीगेशन अल्फा 2 रिसेप्टर की कहानी है, जरा देखना, ब्लॉकिंग नहीं स्टिमुलेशन। अल्फा 2 स्टिमुलेशन प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रोड्यूस करती है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसको हमने प्रॉपर डिस्कशन किया है। इंसुलिन सिक्रीशन घटाती है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को घटाती है, वैसे यहां पे हमारा और प्लेटलेट एग्रीगेशन कराती है। ड्रग यूज्ड इन एमलियोरेटिव टेस्ट फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस। जब माइस्थीनिया ग्रेविस की बात करते हैं तो 2 टाइप के डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, एमलियोरेटिव टेस्ट, प्रोवोकेटिव टेस्ट। एमलियोरेटिव टेस्ट की बात करते हैं जहां पे हमारा इड्रोफोनियम यूज होता है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर इड्रोफोनियम, और प्रोवोकेटिव में डी-ट्यूबोकुरेरिन यूज किया जाता है। आपसे पूछा गया है एमलियोरेटिव टेस्ट तो इड्रोफोनियम आएगा, कुछ नहीं करना था। एमलियोरेटिव टेस्ट, प्रोवोकेटिव टेस्ट। एमलियोरेटिव में इड्रोफोनियम 2 mg इंजेस्टेड बाय आईवी, व्हाइल प्रोवोकेटिव में ट्यूबोकुरेरिन 0.5 mg आईवी रूट से दिया जाएगा। हाँ, एक और आता है
ट्रीटमेंट में, बड़ा प्यारा सा थाइमेक्टोमी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, थाइमस ही हटा दीजिए। रोजेट लाइक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच रिसेप्टर? पेंटामेरिक स्ट्रक्चर यानी लिगेंड गेटेड आयन चैनल किस टाइप का, जरा बताओ ना। लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर इज प्रेजेंट मेनली इन द एनएन एनएम, नेक्स्ट हमारा गाबा ए, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनएमडीए रिसेप्टर, 5HT3 रिसेप्टर। अब देखो ना, मस्कारेनिक, निकोटिनिक, एड्रेनर्जिक, डोपामिनर्जिक, ये जितने भी हैं सब जीपीसीआर, ये भी सब जीपीसीआर, ये भी सब जीपीसीआर है, लेकिन ये वाले हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल हैं जो रोजेट लाइक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट करते हैं, और यहां पे हमारा लिगेंड गेटेड आयन चैनल आते हैं जब हम बात करते हैं निकोटिनिक में एनएन और एनएम दोनों की बातें होती हैं। द ड्रग यूज्ड ड्यूरिंग द प्री-ऑपरेटिव प्रिपरेशन फॉर द सर्जिकल एक्सीजन ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा, कुछ नहीं करना है, सीधे तो बताया है क्लास में। फियोक्रोमोसाइटोमा इज द डिजीज, टोमा मींस हमने बोला ट्यूमर, कहीं भी टोमा आ जाए, ओमा लगा यानी ट्यूमर की बात है। और बात अगर यहां पे बन रही है फियोक्रोमोसाइटोमा, जरा यहां पे देखना 3 वर्ड से बना है, फियोक्रोमोसाइटोमा मींस क्रोमैफिन सेल से हमारा आता है, यानी एड्रिनल ग्लैंड के ट्यूमर को बोला जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा, और उसके लिए सबसे बेस्ट ड्रग होती है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। याद आ रहा है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर? फेनॉक्सीबेंजामिन किसी को याद आ रही है क्या? जरा ऑप्शंस देखना, क्या किसी को फेनॉक्सीबेंजामिन याद आई क्या? यस, फेनॉक्सीबेंजामिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द फियोक्रोमोसाइटोमा, ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, जहां पे हमारा क्या होता है, एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर होता है, कहलाता है फियोक्रोमोसाइटोमा। मैच द फॉलोइंग रिसेप्टर देयर लोकेशन। M1 क्या याद आ रहा है? पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में, याद आ रहा है क्या? जरा देखना एक बार और बताना मुझे। अल्फा 1 प्रेजेंट इनटू द स्टमक, जहां पे HCl सिक्रीशन कराएगा, पैराइटल सेल से आएगा। M2 रिसेप्टर प्रेजेंट इनटू द हार्ट, क्या M2 याद आएगा क्या? M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इनटू द ब्रोंकाई, क्योंकि स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होता है, और NN रिसेप्टर प्रेजेंट इनटू द गैंग्लिया, NM रिसेप्टर प्रेजेंट इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जरा ऑप्शंस देखना, 1 for Q, 2 for P, 1 for Q, 2 for P, 3 for S, 4 for R। क्या आंसर आपने बी निकाला क्या? कुछ नहीं करना था, एक ट्रिक से सारी चीजें लेके आके दे देना था बस। आइडेंटिफाई द एड्रेनर्जिक ड्रग व्हिच कैन बी यूज्ड इन डोप टेस्ट फॉर द स्पोर्ट्समैन। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलीट होते हैं ना, वो अवेकफुलनेस के लिए, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, या अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए एम्फेटामिन का यूज करते हैं जी। इनडायरेक्ट एक्टिंग, याद है ना, डिस्प्लेसमेंट जी, किसी को बैठने की जगह दो, फैलने की जगह मांगने लग जाता है, वही वाला एम्फेटामिन की बात करेंगे। ये हमारी डोप टेस्ट, इस जो ये पर्सन जो लेते हैं ना, एम्फेटामिन जो लेते हैं ना, उनके लिए डोप टेस्ट कराया जाता है, जहां पे हमारा ये एम्फेटामिन की कहानी आती है। सो एम्फेटामिन मेनली फॉर द एम्फेटामिन देयर इज कैरिड आउट द डोप टेस्ट, जो अवेकफुलनेस के लिए बढ़ाने के लिए होता है। ये डायरेक्ट क्लास की बात आती है, दैट इज द प्रोमिनेंट इफेक्ट, यहां पे हमारा एम्फेटामिन की बात आती है। जो मिसयूज है, यूज नहीं है, मिसयूज होता है एम्फेटामिन का। The beta-1 adrenergic receptor subtype agonist acting at atrioventricular node produces following type response। वैसे मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊं, ये 2019 के आसपास का डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहां पे आपसे ये पूछा गया था, और उस समय काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे कि सर अगर हम बात करते हैं बीटा-1 एड्रेनोरिसेप्टर हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होता है तो टैकीकार्डिया करता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और अगर टैकीकार्डिया करता है सर, तो वहां पे तो हमारा हार्ट रेट भी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, कंडक्शन भी बढ़ेगा, ऑटोमेटिसिटी भी बढ़ेगी। सर ये सारी चीजें होंगी, लेकिन इनमें से हम कैसे चुने? इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी दोनों होंगे, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ऑटोमेटिसिटी, इंक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी एंड हार्ट रेट। करेक्ट है? सभी को लग रहा होगा कि सर ऐसा है, लेकिन नहीं, थोड़ा सुनो। यही होता है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और समझना। क्वेश्चन में सिर्फ बीटा-1 रिसेप्टर के बारे में बात नहीं है। बीटा-1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर सब टाइप एगोनिस्ट एक्टिंग एट एवी नोड। अब जरा मुझे बताना, एवी नोड और एसए नोड में आपको क्या अंतर आता है? एसए नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंपल्स जनरेशन और एवी नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन।
कंडक्शन होगा, हार्ट का जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है, ऑटोमेटिसिटी है, वो मेंटेन रहेगा, बस ना। क्या इसका कॉन्ट्रैक्शन से कोई रिलेशन, क्या इसके हार्ट रेट से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। अब जरा ऑप्शंस देखो, अब अपना बताना, क्या कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगी? क्या नहीं बढ़ाएगी। कंडक्शन बढ़ाएगी, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी एंड कंडक्शन वेलोसिटी, बिल्कुल बात पूरी सही जा रही है। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी गलत है। इंक्रीज कंडक्शन एंड हार्ट रेट बात गलत है। तो आंसर बी मिला क्या? और अगर समझना चाहो तो ये टेबल जरा एक बार देखना। जब एवी नोड की बात आती है तो ऑटोमेटिसिटी, और एवी नोड रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, तो कंडक्शन वेलोसिटी की बात आती है। इसलिए थोड़ा ये चीजों को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, except one of the following pair represent drug used in the treatment of glaucoma and their primary mechanism, select the wrong pair from the following। इनमें से गलत बताना है, पहली चीज ये ध्यान देना। टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, अच्छा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग यूवेस्ट्रल आउटफ्लो पे काम कर रही है, इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, चलो सही है। टॉपिकल बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर डिक्रीजेस एक्वस आउटफ्लो, इनका क्या एक्वस आउटफ्लो से कोई रोल है क्या? पहली चीज। टॉपिकल मायोटिक इंक्रीजेस एक्वस आउटफ्लो ट्रेबेकुलर आउटफ्लो पे। टॉपिकल कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर डिक्रीजेस एक्वस फॉर्मेशन, ये भी सही है। आपसे पूछा गया था रॉन्ग पेयर, क्या ये बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का आउटफ्लो से कोई रिलेशन है क्या? अभी हमने बात किया नहीं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर का सिक्रीशन से रोल है, आउटफ्लो से कोई रोल नहीं है। जबकि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग हमारा काम करती है मेनली एवियोस्क्रल आउटफ्लो पे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रोडक्शन पे काम करती है, माइटोटिक हमारी ट्रेबेकुलर आउटफ्लो पे काम करती है। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द कैटिकोल इज नॉट करेक्ट, आइडेंटिफाई। कौन सा नहीं सही है? किससे रिलेटेड? कार्बाकोल से रिलेटेड। अच्छा कार्बाकोल, ये भी वैसे बताओ रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 या 18 का था। कार्बाकोल क्या ओरली दे सकते हैं? हाँ, कार्बाकोल ओरली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, बिल्कुल बात सही है। इट पॉजेस बोथ, क्या कार्बाकोल एंड कॉमन याद आ रहा है क्या? मस्कैरेनिक और निकोटिनिक दोनों पे काम करेगी। आपसे क्या पूछा गया? नॉट करेक्ट पूछा गया है। इट मोर ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस एज कंपेयर टू द एसिटाइल कोलिन। अब भी थोड़ी देर पहले बात किया कि हमारा कार्बाकोल इज रेजिस्टेंट टू बोथ, चाहे वो स्यूडो हो चाहे ट्रू हो। तो बेटा क्या ये बात गलत नहीं हो रही है? और अगर गलत हो रही है तो आपसे गलत ही तो बताना था। द अमीन ग्रुप डिक्रीजेस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। अरे हाँ बिल्कुल बात ठीक है, तो आंसर सी आ गया ना, क्या दिक्कत है? इतना परेशान होने की ही जरूरत नहीं थी अगर आप बात करोगे कार्बाकोल के बारे में। कार्बाकोल रेजिस्टेंट टू बोथ कोलिनेस्टेरेज फॉर द हाइड्रोलिसिस। Methacholine has maximum agonist action at which of the following cholinergic receptor? अब मेथाकोलिन, क्या अभी थोड़ी देर पहले आपने M2 और मायोकार्डियम की बात किया था क्या? क्या आपको M2 रिसेप्टर याद आया था क्या? मेथाकोलिन, M2 रिसेप्टर, बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे सच में। आप अगर इन क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व किए होगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा परेशानी आई होगी और नंबर भी अच्छे ही आए होंगे। नेक्स्ट, D-tubocurarine produces skeletal muscles relaxation। D-tubocurarine skeletal muscles relaxation करती है, क्यों करती है? क्योंकि D-tubocurarine हमारी NM सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट होती है जो स्केलेटल मसल्स रिलैक्स करती है, ऑब्टेन फ्रॉम द, कहां से? ट्यूबोकुरेरिन फ्रॉम द हमारे कॉन्ड्रोडेंड्रॉन टोमेंटोसम से ऑब्टेन्ड होती है, और यही हमारी प्रोवोकेटिव टेस्ट इन माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज होती, डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में यूज होती है। सारी चीजें रिकॉल हुई क्या? जरा देखो, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर, हाँ, लेकिन एक मिनट, गैंग्लियोनिक माफ कीजिएगा, नहीं गैंग्लियोनिक पे नहीं, मस्कैरेनिक पे कोई रोल नहीं। निकोटिनिक रिसेप्टर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या NMJ याद आ रहा है क्या? और NMJ से आपको रिसेप्टर NM याद आ रहा है क्या? अल्फा पे तो काम ही नहीं है जी, सिंपल सी आंसर आपने सभी ने लगाया होगा। लगाया कि नहीं? बढ़िया। Which of the following is not one of the triad effect of the adrenaline leading to the rise in blood pressure? 2022 का क्वेश्चन जी। मींस कौन सा ऐसा इफेक्ट है जो एड्रेनलिन का नहीं है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड? आइए जरा देखिए। अ डायरेक्ट मायोकार्डियल स्टिमुलेशन दैट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कंडक्शन। अभी तो बात किया था एड्रेनलिन, हाँ हमारा कंडक्शन बढ़ाएगी। एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा।
vasoconstriction in many vascular bed, especially peripherally resistant blood vessels of skin. यानी vasoconstriction अल्फा 1 से आएगा क्या? Stimulation of presynaptic alpha 2 adrenal receptor leading to increased sympathetic tone. क्या अभी आपको नहीं समझ में आया? क्या अगर अल्फा 2 रिसेप्टर लेजी रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो क्या वो रिलीज को बढ़ाएगा कि घटाएगा? तो क्या ये गलत नहीं दिख रहा है? और अगर गलत दिख रहा है तो आपसे नॉट पूछा गया था, नॉट ट्रू, तो क्या ये बात गलत नहीं हो रही है? सारी चीजें देखो कितनी मिली जुली हैं। एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और यही आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप निकालते हो। Improvement of memory in Alzheimer disease is brought about by drug which increase transmission. अच्छा, अल्जाइमर यानी डिमेंशिया होने लग जाता है, जहां पे हमारा क्या होने लग जाता है, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, जहां पे कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डिजनरेशन होने लग जाता है, एनएन रिसेप्टर की डिफिशियंसी होने लग जाती है, और यहां पे हमें क्या करना होता है, एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म इनहिबिट करना होता है, जिसके लिए हम क्या देते हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग देते हैं। ट्रिक याद किया होगा, रोती बच्ची का गाल दबाओ, जहां पे हम क्या करते हैं, ट्रिपल बी के अंदर, हाँ जी, सीएनएस में एसिटाइल कोलिन के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करते, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। कुछ याद आ रही है? चलो देखो अब क्या यहाँ पे क्या पूछा गया है हमें, यहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर, हाँ कोलिनर्जिक की ही तो बात है, डोपामिनर्जिक, गाबार्जिक, एड्रेनर्जिक, इन सब का कोई रोल ही नहीं है। अल्जाइमर की बात किया जाएगा तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर, हमने सीधे बात किया, प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजनरेटिव डिसऑर्डर विच अफेक्ट द मोस्टली ओल्डर पर्सन, डिमेंशिया होने लग जाता है। और यहां पे एक चीज और सबसे ज्यादा कॉमन पूछा जाता है, कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, बीटा एम्लोइड प्रोटीन, जी याद होता है, और कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। The antiemetic effect or activity of the glycopyridinium is related to potent inhibition of DAS receptor both peripherally and centrally. जरा रुको, क्लासिफिकेशन एंटीकोलिनर्जिक का याद करो। एंटीकोलिनर्जिक के क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं ग्लाइकोपाइरोलेट को हमने दो जगह देखा होगा। एक तो हमने इसको देखा होगा एज अ प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन, जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होती है। अरे परेशान मत हो, ग्लाइकोपाइरोनियम यानी ग्लाइकोपाइरोलेट सेम ही है, ठीक है। तो ग्लाइकोपाइरोलेट प्री एनास्थेटिक मेडिकेशन है क्या? बिल्कुल है। और अगर इसको हमने क्या सभी ने हमने इसको उसमें देखा था क्या, जब हमने क्या पढ़ा था, माइटोटिक एजेंट यानी माइड्रिएटिक, एज अ माइड्रिएटिक यूज हमने इसका देखा था, हाँ वहां पे यूज होता है। तो ऑप्शन देखो जरा, कहां पे काम करती है, क्या M1 रिसेप्टर पे काम करती है? बिल्कुल। और M1 रिसेप्टर पे काम करती है तो अगर ये हमारे CTZ सेंटर वाले M1 रिसेप्टर पे काम करेगी एज अ एंटागोनिस्ट, तो क्या एंटीएमिटिक के रूप में काम नहीं करेगी? अरे बिल्कुल करेगी, काहे परेशान हो, M1 रिसेप्टर की बात थी, घबराने की क्या जरूरत है। चलिए, हाँ जी बिल्कुल, इट आल्सो एग्जिबिट द एंटीएमिटिक प्रॉपर्टी बाय इनहिबिटिंग M1 रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडवर्स रिएक्शन एसोसिएटेड विद द बीटा 2 एगोनिस्ट administered by inhalational or nebulization in the management of asthma does not include। बात है बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में, जिसको इनहेलेशनल और नेबुलाइजेशन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जा रहा है, तो कई एडवर्स इफेक्ट देंगे, क्या नहीं देगा। अच्छा, अगर बीटा 2 एगोनिस्ट की बात हो रही है और अगर नेबुलाइजेशन या इसको हम किस रूट से ले रहे हैं, इनहेलेशनल ले रहे हैं, तो पेरिफेरल वैसोडाइलेशन आएगा थोड़ा बहुत। हाइपरटेंशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। बीटा 2 एगोनिस्ट आएगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा तो हाइपोटेंशन आएगा, नॉट हाइपरटेंशन। बस इतना ही समझना था। अगर वैसोडाइलेशन हुआ तो हाइपरटेंशन क्यों गई, हाइपोटेंशन होगा जी, लेकिन टैकीकार्डिया होगा। सर ये बात कैसे बन रही है? टैकीकार्डिया होता है क्योंकि थोड़ा बहुत इसका एक्शन हमारा कहां से मिल जाएगा, नॉरएपिनेफ्रिन से रिलेटेड। फाइन ट्रिमर आएगा, आपसे पूछा गया, नॉट does not include hypertension ने, peripheral vasodilation, headache, palpitation, anxiety, tremor, pallor, tachycardia, ये सब देखने को मिलता है, ये आएंगे। Which of the following is not a cardioselective beta blocker? वैसे अभी मैंने आपसे बात किया था, कार्डियोसेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर अगर याद करना है तो ABC मिस्टर बी ने याद रखिएगा, जैसे एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, कैटिप्रोलॉल। नेक्स्ट हमारा यहां पे आता है मेटोप्रोलॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटॉक्सोलॉल, इस्मोलॉल, एसीब्यूटोलॉल एंड नेबियोलॉल की बात करेंगे। अब जरा ऑप्शंस देखना,
बिसोप्रोलॉल, नेवियोलॉल, एसीब्यूटोलॉल, पिंडोलॉल। आपसे पूछा गया नॉट, तो ये तीनों तो हैं, लेकिन पिंडोलॉल, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटा ब्लॉकर हैव द ISA इंट्रिंसिक सिंपैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, और आपसे पूछा जाता है आंसर पिंडोलॉल वो होता। यहां पे ये केवल कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं है, ये हमारा किस में आएगा, विद इंट्रिंसिक एक्टिविटी पिंडोलॉल आएगा, यानी अल्फा 1 बीटा 2 इन दोनों पे नॉन सेलेक्टिवली काम करेगा। और यहां पे हमने बोला एबीसी मिस्टर बीन, एटिनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, सेलिप्रोलॉल, बिटॉक्सोलॉल, इस्मोलॉल, नेबियोलॉल, एसिबिटोलॉल, मेटोप्रोलॉल, सारी ड्रग, वैसे EMBA शॉर्ट में याद रखोगे, और अगर सारी ड्रग से रिलेटेड आ जाए तो एबीसी मिस्टर बीन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, following are the facts regarding clinical application of the muscarinic receptor blocking drug, identify the false statement। यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग से रिलेटेड बात हो रही है और false statement बताना है। Anticholinergic drug used in the treatment of Parkinson disease is often an exercise in polypharmacy since no single agent in fully effective। अरे बिल्कुल सही है, पार्किंसन में यूज हो रहे हैं ना, पॉलीफार्मेसी के रूप में यूज हो जाती है। मार्क रिफ्लेक्स वैगल डिस्चार्ज में स्टिमुलेट साइनोएट्रियल और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड टू इंप्रूव कार्डियक आउटपुट। हाँ, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया जहां पे बोलते हैं ना, जहां पे वैगल स्टिमुलेशन से आता है, वहां पे इसके बारे में बात करेंगे। माइड्रेसिस प्रोड्यूस ग्रेटली फैसिलिटेट। अब जरा एक चीज बताना, माइड्रेसिस होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल आपको माइड्रेसिस होगा। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना and measurement of the refractive error in uncooperative patient, हाँ आएगा माइड्रेसिस। Scopolamine is one among the old remedies used to treat sea sickness, हाँ माउंटेन सिकनेस, सी सिकनेस, इससे रिलेटेड हमने हायोसिन, अरे स्कोपोलामिन मींस हायोसिन, ये सही है। फिर से आओ बी ऑप्शन पे, जरा ध्यान देना, इसलिए मैंने छोड़ा था कि थोड़ा आप गलतियां पकड़ो। मार्क्ड रिफ्लेक्स वैगल डिस्चार्ज में स्टिमुलेट SA और AB नोड। बस इतने पे रुक जाओ। अगर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात चल रही है? मस्कैरेनिक ब्लॉकर, तो वो क्या कार्डियक आउटपुट को इंप्रूव करेंगे? बताओ। हाँ, याद है कि सर M2 रिसेप्टर एगोनिस्ट कॉज करते हैं ब्रेडिकार्डिया, एंटागोनिस्ट कॉज करते हैं टैकीकार्डिया, ये बातें हमें याद आ रही हैं। लेकिन यहां पे जब एट्रोपिन के एक्शंस को देखते हैं, टैकीकार्डिया आएगा, बात ठीक है, स्टिमुलेट करेंगे, लेकिन कार्डियक आउटपुट को नहीं बढ़ाएंगे। सुनो, केवल और केवल क्या करेंगे? टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएंगे, टैकीकार्डिया कॉज करेंगे, वो भी हाई डोज में। स्मॉल डोज में तो ये भी ब्रेडिकार्डिया करता है ना, जिससे हमने क्या बोला था, डोज मीडिएटेड एक्शन। हाँ जी, सिंपली जहां पे हमने बात किया। नेक्स्ट, which of the following pair of the drug is considered as the selective alpha 1 blocker? selective alpha 1 blocker। और alpha 1 blocker की बात आती है तो क्या आपको जोसिन याद आता है क्या? प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, these are the selective alpha 1 blocker। और alpha 2 blocker में यूहिम्बिन याद आती है जी। एक मिनट, प्राजोसिन, टेराजोसिन, वैसे लॉल लगा तो ये बीटा ब्लॉकर है। फॉर्मेट्रॉल एंड लेवोबेट्रॉल ये हमारी बीटा 2 एगोनिस्ट हैं। यूहिम्बिन अल्फा 2 एंटागोनिस्ट है। तो आंसर प्राजोसिन, टेराजोसिन दीजिए ना, किसने आपको रोका है? सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस? इनमें से कौन सा माइस्थीनिया ग्रेविस से रिलेटेड नहीं सही है? डाउन रेगुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर लीड्स टू द माइस्थीनिया ग्रेविस। Tevocurarin is used to treat myasthenia gravis। एक सेकेंड, Tevocurarin is used to treat, नहीं, डायग्नोस्टिक एजेंट यूज होता है, ट्रीटमेंट के लिए तो नियोस्टिग्मिन है, हाँ, और अल्टरनेट पे पेरिडोस्टिग्मिन है। इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाँ बिल्कुल ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आता है क्योंकि हमारा सेल्फ डिजनरेशन, जी ऑटो इम्यून, हमारी खुद इम्यूनिटी ही हमें खाने लग जाती है। थाइमेक्टोमी ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर द माइस्थीनिया ग्रेविस। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, अगर थाइमस ही हटा दिया गया तो थाइमेक्टोमी कर दिया गया तो हमारा कैसे हमारे टी सेल्स बनेंगे, और टी सेल्स नहीं बनेंगे तो इम्यूनिटी कैसे आएगी, और इम्यूनिटी नहीं आएगी तो हाइपर इम्यूनिटी कैसे होगा? जी बिल्कुल ठीक, ये ऑप्शंस गलत है। यहां नियोस्टिग्मिन होना चाहिए था। नियोस्टिग्मिन यूज्ड एज द ट्रीटमेंट ऑफ द माइस्थीनिया ग्रेविस।
फाइसोस्टिग्मिन की ये ट्यूबोकुरिन की बात करेंगे तो प्रोवोकेटिव डायग्नोस्टिक एजेंट यूज होता है। Which of the following is a shortest acting cholinesterase inhibitor? सिंपल बात किया है। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर में शॉर्टेस्ट एक्टिंग इड्रोफोनियम, लॉन्गेस्ट एक्टिंग इकोथियोफेट। नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है, और इड्रोफोनियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग है, इसीलिए एम्लियोरेटिव टेस्ट में यूज होती है। लगा दीजिए, कुछ नहीं, वाटर सॉल्वेबल क्लास की ड्रग पायरिडोस्टिग्मिन, इड्रोफोनियम, नियोस्टिग्मिन, यही इड्रोफोनियम शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग हमारी आती है, अगर हमने क्लासिफिकेशन में देखा था, इसके बारे में पढ़ा था। करेक्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब अगर सिंपैथेटिक यानी बीटा 2 एक्टिवेट होगा तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। नहीं, बात गलत है, ब्रोंकोडाइलेशन होगा, तो ये तो बात गलत है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, हाँ ये होगा। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पिपिल, नहीं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से तो माइड्रियसिस होता है, मायोसिस नहीं। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन डायलेशन ऑफ पिपिल, पैरासिम्पैथेटिक में कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोसिस होता है, माइड्रियसिस नहीं। अब आपसे क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, और करेक्ट पेयर में केवल एक है, पैरासिम्पैथेटिक। अरे याद ही तो है, इसको क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। और जब हम पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन में खाना खा के सोते हैं तभी तो हमारा डाइजेशन होता है, क्योंकि गैस्ट्रिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस, इन सब का सिक्रीशन होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की कहानी, शेर वाली कहानी कभी मत भूलिएगा, उससे काफी एएनएस अपने आप क्लियर हो जाता है। To obtain the more effective bronchodilation, the drug that are combined along with the beta adrenoreceptor agonist are। फिर से, अगर मुझे ज्यादा ब्रोंकोडाइलेशन चाहिए तो मैं कौन सी ड्रग बीटा एड्रेनोरिसेप्टर यानी बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ दे दूं? तो हमने क्या देखा था, बीटा 2 एगोनिस्ट यूज होता है अस्थमा में, और मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट यूज होता है अस्थमा में, जहां इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, डायट्रोपियम ब्रोमाइड यानी मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, बिल्कुल बात ठीक है, एगोनिस्ट तो कभी नहीं देंगे क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करेगा। बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एंटागोनिस्ट कभी नहीं, अल्फा की तो कोई बात ही नहीं। सो आंसर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। याद करो, हमने इप्राट्रोपियम, डायट्रोपियम ब्रोमाइड एंटी कोलिनर्जिक और बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक ब्रोंकोडाइलेशन के लिए दिए जाते हैं। टेराजोसिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक्ट, अभी तो बोला जूसिन यानी अल्फा 1 ब्लॉकर, कुछ नहीं करना था, ब्लॉकिंग अल्फा 1 एड्रेनोरिसेप्टर, सिंपल आंसर था, ये तो रिपीट क्वेश्चन भी बोल दो। Which one of the following classes of the drug causes side effects like dryness of mouth, tachycardia, urinary retention, constipation, blurring of vision, precipitation of glaucoma, drowsiness, impairment of cognition? अब आप बोलोगे सर ये सारी चीजें कैसे, बस इतना ही तो याद करना था। बस जरा मुझे बताओ वो कौन सी ड्रग होती है जो स्लड को डिक्रीज करती हैं? देखो, स्लड डिक्रीज यानी सिक्रीशन डिक्रीज, लैक्राइमेशन डिक्रीज, यूरिनेशन डिक्रीज और हमारा डिफिकेशन डिक्रीज। यूरिनेशन डिक्रीज होगा तो यूरिनरी रिटेंशन होगा, डिफिकेशन डिक्रीज होगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा, लैक्राइमेशन डिक्रीज होगा तो ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, और अगर सिक्रीशन डिक्रीज होगा तो हमारा ड्राइनेस ऑफ माउथ होगा कि नहीं होगा? क्या एंटी कोलिनर्जिक किसी को याद आ रहा है क्या कि कोलिनर्जिक ड्रग स्लड बढ़ाती है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग स्लड घटाती है? तो लगाइए ना, एंटी कोलिनर्जिक किसने आपको रोका है, किसने आपका हाथ पकड़ा था? सही किए थे, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा, क्योंकि बड़े प्यार से इन चीजों को हमने पढ़ा है। All of the following 4 drugs are sympathomimetic: adrenaline, isoprenaline, phenylephrine and noradrenaline। बात तो सही है, सभी हैं। Choose the correct statement related to their effect, blood pressure। अब देखो इनका ब्लड प्रेशर पे क्या रिलेशन है, बड़े ध्यान से जरा 1 मिनट याद कर लें। एड्रेनालिन हमारे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 सब पे काम करेगी। आइसोप्रेनालिन की बात करेंगे तो ये बीटा 1 पे काम करेगी, बीटा 2 पे काम करेगी, बीटा 3 पे काम करेगी। फेनाइलेफ्रिन की बात करेंगे, अल्फा 1 एगोनिस्ट है, और नॉरएड्रेनालिन की बात करेंगे तो हमारा अल्फा 1, अल्फा 2 और बीटा 1 पे है। चलो अब ऑप्शन पे आओ।
P and Q increase systolic and diastolic blood pressure. P and Q increase systolic and diastolic blood pressure. नहीं, सिस्टोलिक बढ़ाएगी, डायस्टोलिक घटाएगी, और ये गलत हो जाएगा. Q and R increases. Q and R दोनों पे नहीं करेगी क्योंकि ये केवल अल्फा 1 पे काम कर रही है और अल्फा 1 पे काम कर रही है, तो केवल और केवल ये हमारा डायस्टोलिक पे काम करेगी. आर एस इंक्रीजेस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर. ये बात ठीक जा रही है जी बच्चों, यही सही है कि हमारी जो फिनाइलेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन है ये सिस्टोलिक को बढ़ाती हैं. जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना हर ड्रग के बारे में. एड्रेनालिन डिक्रीज डायस्टोलिक, आइसोप्रेनालिन डिक्रीज डायस्टोलिक, बट नॉरएड्रेनालिन इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. फिनाइलेफ्रिन इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. अब ऑप्शन में आप देखना फिन आर एस की बात हो रही है, फिनाइलेफ्रिन एंड नॉरएड्रेनालिन इंक्रीज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, केवल यही आपको मिल रहे हैं. इसलिए which of the following is non-selective beta blocker with additional cardiac rectifier potassium channel blocking? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अरिथमिया में जाना पड़ेगा. और अरिथमिया में क्या पढ़ा है जरा मुझे बताना. वो कौन सी बीटा ब्लॉकर होती है जो एडिशनल पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करती है? यानी सेकेंड क्लास की ड्रग है और थर्ड में भी आती है. तो क्या किसी को सोटालॉल याद आ रहा है क्या? और अगर वो याद आ रहा है तो अपने आप ये कॉन्सेप्ट आ जा रहा है, क्योंकि ये सोटालॉल की एडिशनल प्रॉपर्टी होती है. इसीलिए हम सोटालॉल को क्लास 2 की ड्रग है लेकिन क्लास 3 में भी रखते हैं. द सिंपल रीजन इज दैट ड्यू टू द एडिशनल कार्डियक पोटेशियम चैनल ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी इट हैव द क्लास 3 एज वेल एज द क्लास 2. क्योंकि बीटा ब्लॉकर है तो क्लास 2 तो है ही है. Which of the following drug does not induce mydriasis? कौन सी mydriasis नहीं इंड्यूस करती? बड़ा प्यारा, देखो एट्रोपिन करती है. हाँ, एट्रोपिन करती है mydriasis with the cycloplasia. इफेड्रिन हमारा मिक्स्ड एक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा 1 पे काम करेगी, mydriasis करेगी. ओके, फेंटोलामिन. अगर फेंटोलामिन की बात करूंगा तो नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर आएगी. तो अगर ब्लॉकर है तो माइड्रेसिस नहीं मायोसिस करेगी, तो यानी ये गलत है. अच्छा, कोकेन, एक मिनट जरा याद करो, क्या किसी को कोकेन याद आ रहा है कि कोकेन इज द ड्रग विच यूज्ड एज द नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर. रीअपटेक नहीं होने देगी. अब जरा बताना, अगर रीअपटेक नहीं होगा तो नॉरएड्रेनालिन कंसंट्रेशन बढ़ेगा सिनेप्स में, और नॉरएड्रेनालिन बढ़ेगा तो अल्फा 1 पे ज्यादा काम करेगा, और अगर ज्यादा काम करेगा तो क्या माइड्रेसिस नहीं करेगा? अरे हाँ, ये भी करेगा, लेकिन फेंटोलामिन नहीं करेगी. फेंटोलामिन मेरी इस क्लास के ड्रग में नहीं आएगी, बाकी सब माइड्रेसिस करेंगी. Which of the following beta blocker has been shown clinically to reduce mortality in patient of symptomatic heart failure? Symptomatic heart failure. अब अगर एक कोई पेशेंट है और उसको सिम्टोमैटिक मतलब उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहा है, तो कौन सी ड्रग यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस बन जाएगी जो मोर्टेलिटी बचाएगी, मतलब डेथ बचाएगी? एक और इकलौती क्लास ऐसी आती है विच हैविंग द बीटा ब्लॉकर विथ एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी, यानी अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर. क्या किसी को कार्वेडिलॉल, लेवेटालॉल याद आ रहा है? और अगर याद आ रहा है तो उनमें ऑप्शंस देख लेना कौन सा है और उसे ही चुन लेना. ये इनकी सबसे यूनिकनेस है विच रिड्यूसेस द मोर्टेलिटी इन द सिम्टोमैटिक हार्ट फेलियर कंडीशन. All of the following given 4 causes vasodilation. Choose the correct statement about them. ब्रेडिकाइनिन, मिनॉक्सिडिल, एसिटाइलकोलिन, हाइड्रालाजिन. जरा फिर से रुक जाओ और समझ जाओ क्या क्या है. ब्रेडिकाइनिन नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करा के हमारा वैसोडाइलेशन करती है. मिनॉक्सिडिल भी हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड, ईडीआरएफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करा के करती है. क्या करती है? अरे नहीं करती है. एसिटाइलकोलिन तो पढ़ा है ना, ईडीआरएफ नाइट्रिक ऑक्साइड, हाँ करती है. और हाइड्रालाजिन भी करती है. 3 हमारी हैं जो वैसोडाइलेशन करती हैं बाय द नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नहीं करती. अब जरा देखो, पी क्यू कॉजेज नाइट्रिक नहीं, क्यू और डू नॉट कॉज करती है. आर एस कॉजेज, आर एस हाँ करा रही है.
पी लग गया, डू नॉट कॉज रिलीज, तो पी तो करती है तो इसलिए गलत है, तो आंसर मेरा आर एस कॉजेज नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज, लिख लेना। मिनॉक्सिडिल डज नॉट रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड, ये केवल पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करके काम करती है, याद है ना, एलोपेसिया की ड्रग ऑफ चॉइस जी। एसिटाइल कोलिन तो वैसोडाइलेशन बाय द ईडीआरएफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्रेडिकाइनिन बाय द ईडीआरएफ नाइट्रिक ऑक्साइड, और हाइड्रालाजिन बाय द ईडीआरएफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये तीनों आती हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीकली टेस्ट, जरा देखना। ग्रुप 1 ग्रुप 2 ये ड्रग है, ये इनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट हैं। ग्रेनिसेट्रॉन 5-HT3 एंटागोनिस्ट, एंटीमेटिक में जी। अब भले आपने नहीं भी पढ़ा है लेकिन पायरेनजेपिन तो पढ़ा है ना, और पायरेनजेपिन आपकी M1 एंटागोनिस्ट है ना जी। Q फॉर 4, आप आंसर यहीं से लगा सकते थे। एसीब्यूटोलॉल, अरे सिंपल है, एसीब्यूटोलॉल कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है, बीटा 1 एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। बैक्लोफेन गाबा बी एगोनिस्ट, ये लगा दीजिए जी। P3R1 Q4R1 S2। सो ये रहा हमारा 50 क्वेश्चंस आज के वीकली टेस्ट का, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियोस देखने के बाद आपके अपनी गलतियां समझ में आई होंगी कि छोटी छोटी ब्लंडर मिस्टेक्स आपने कहां की, क्वेश्चन पढ़ने में कहां गलती की, कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में कहां गलती की, और अगर हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप इस वीडियो से आपको काफी इंप्रूवमेंट मिला होगा। सो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।